Good morning, students. It's Akash sir. As you know that we are operating the online class. We have started the chapter number 4, chapter number 5, 4. Sorry, in the civics, and that is understanding the law. And this is the part 2 of the chapter number 4. So we are reading the crime and violation. We are studying the crime and violation. As you know, I have told you the fundamental rights. In previous classes, I have told you the fundamental rights, that is in the article 12 to 35 in the Indian Constitution, and in the part 3rd. And right to equality is in the article 15. Right against the exploitation in the article 23 to 24. सो अब हम स्टार्ट करते हैं. इतना आपको बताना था आपको, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अंडरस्टैंडिंग लॉज क्लास 8 पार्ट 2. एनी क्राइम और वायलेशन ऑफ लॉ हैज़ ए स्पेसिफिक पनिशमेंट. जितने भी क्राइम होते हैं, अपराध होते हैं और वायलेशन होते हैं, मतलब हिंसा होती है, ऑफ अ लॉ यानी ऑफ अ लॉ हैज़ ए स्पेसिफिक पनिशमेंट, यानी कानून में उनके लिए अलग अलग क्या है, पनिशमेंट है, यानी अलग अलग उन्हें जो है दंड देने के लिए अलग अलग क्या है, तरीके हैं. ठीक है. बट इन एंशियंट इंडिया, लेकिन जो प्राचीन भारत में लॉज डिड नॉट अप्लाई इक्वली टू ऑल. लेकिन जो प्राचीन भारत में अगर हम बात करें, प्राचीन कालीन भारत की, तो जो लॉज थे, जो कानून थे, वे सभी व्यक्तियों पर जो है समान रूप से लागू नहीं होते थे. ठीक है. Even the punishment that two persons receive for the same crime varied depending on their caste and background, with the lower caste being more ruthlessly penalized. लेकिन प्राचीन काल की एक बहुत ही बुरी बात थी, या एक दुखद बात है, कि जो पनिशमेंट था दैट टू पर्सन रिसीव्ड, जो दो व्यक्तियों को पनिशमेंट मिलता था. मैं यहाँ पे एक व्यक्ति ए बना रहा हूँ और एक व्यक्ति बी बना रहा हूँ. दिस इज पर्सन ए एंड दिस इज पर्सन बी. ओके. दिस इज द पर्सन ऑफ लोअर कास्ट. ये लोअर कास्ट का एक व्यक्ति है और ये जनरल कास्ट का है. तो इनको पनिशमेंट कैसे दिया जाता था ये देख लीजिए आप. जो लोअर कास्ट का व्यक्ति था उसे बड़ी बुरी तरह से जो है पनिशमेंट दिया जाता था, यानी एक रूडली तरीके से उसे रूथलेसली पेनलाइज्ड किया जाता था, जो लोअर कास्ट का एक व्यक्ति होता था. ठीक है. वहीं एक जनरल कास्ट के व्यक्ति को जो है पनिशमेंट वो है नॉर्मली दिया जाता था. ठीक है. अगर वो कोई क्राइम करे, तो इस तरह से एंशियंट इंडिया में जो है पनिशमेंट में जो है डिस्क्रिमिनेशन था, यानी जो पनिशमेंट हम देते थे उसमें भी भेदभाव था. इवन द पनिशमेंट दैट टू पर्सन रिसीव फॉर द सेम क्राइम वेरी डिपेंडिंग ऑन देयर कास्ट. वह जाति पर निर्भर था जो पनिशमेंट देते थे. अगर आप नीची जाति से हो तो आपको पनिशमेंट ज़्यादा मिलेगा, और पनिशमेंट का जो तरीका है वो बहुत बुरा होगा. एंड द बैकग्राउंड्स, कास्ट बैकग्राउंड, विद लोअर कास्ट बीइंग मोर रूथेसली पेनलाइज्ड. जो लोअर कास्ट था उसे बहुत ज़्यादा रूथेसली, मतलब बहुत रूड तरीके से उसे पेनलाइज किया जाता था. इवन द कॉलोनियल गवर्नमेंट मतलब होता है ब्रिटिश राज्य, यानी अंग्रेजों के शासन में. जहाँ पे भी अगर कॉलोनियल वर्ड आए, कॉलोनियल का मतलब होता है औपनिवेश. औपनिवेश मतलब भारत में किसका औपनिवेश था, तो भारत में अंग्रेजों का औपनिवेश था. इसका मतलब कॉलोनियल जब भी आए तो मतलब ब्रिटिश राज. इवन द कॉलोनियल गवर्नमेंट फेल टू एस्टेब्लिश द रूल ऑफ इंडिया. जो कॉलोनियल गवर्नमेंट था, जो ब्रिटिश राज था, वो भी जो है कानून का एक शासन होता है ना, कानूनी रूप से जिसे अच्छा शासन कहते हैं, वो भी स्थापित करने में क्या हुए, स्थापित नहीं कर पाए. ठीक है. ब्रिटिश लोग भी एक अच्छा शासन जो है, जिसे कानून का शासन कहते हैं, वो नहीं स्थापित कर पाए. जैसे अभी जो है देश जो है रन हो रहा है, ऑपरेट हो रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू. अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जो है उसे सज़ा मिलेगी. उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि कौन सा व्यक्ति किस कास्ट से है. अ पर्सन इज बिलोंग्स टू विच कास्ट. उसमें कास्ट नहीं देखा जाएगा. उसमें अब एक पर्सन की, एक व्यक्ति की जो है किस क्राइम, कौन सा क्राइम कर रहा है, उस क्राइम की क्या वरीयता है, उसे देखा जाएगा. इवन द कॉलोनियल गवर्नमेंट फेल्ड टू एस्टेब्लिश द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया. द कॉलोनियल लॉ वाज आर्बिट्ररी. द सेडिशन एक्ट ऑफ 1870. द कॉलोनियल लॉ यानी जो ब्रिटिश औपनिवेश था या ब्रिटिशों का जो राज्य था, वो इस एक्ट पर चलता था. एक्ट ऑफ 1870, 1870 के एक्ट पर चलता था. ठीक है.
नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द आर्बिट्ररीज। तो चलिए एक बेस्ट एग्जाम्पल देखते हैं, जो हमारे 1870 का लॉ था उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल देते हैं। अंडर दिस एक्ट एनी पर्सन ऑफ प्रोटेस्टिंग और क्रिटिसाइजिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो 1870 का जो एक्ट था उसके अंतर्गत ये बताया गया है, कोई भी व्यक्ति अगर प्रोटेस्ट कर रहा है, आंदोलन कर रहा है या क्रिटिसाइज कर रहा है सरकार के प्रति, जो है वह कटु वचन बोल रहा है या सरकार की आलोचना कर रहा है, जिसके अंतर्गत हम सरकार की जो बुराइयां गिनाते हैं। क्रिटिसाइजिंग मतलब ये होता है, प्रोटेस्टिंग मतलब आंदोलन करना होता है। अंडर दिस एक्ट एनी पर्सन प्रोटेस्टिंग और क्रिटिसाइजिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट, या ब्रिटिश सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है या क्रिटिसाइज कर रहा है, उसकी आलोचना कर रहा है, कुड बी अरेस्टेड विदाउट ड्यू ट्रायल, यानी बिना उसे कोई फरमान के जो है उसे क्या कर लिया जाएगा, अरेस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है 1870 एक्ट ये था, बिना फरमान के, बिना जो है वारंट के उसे अरेस्ट किया जाएगा, ये था 1870 का एक्ट। इंडियन नेशनलिस्ट रेज्ड वॉइस अगेंस्ट द आर्बिट्ररी यूज ऑफ अथॉरिटी बाय द ब्रिटिश, भारतीय जो राष्ट्रवादी लोग थे या स्वतंत्रता संग्रामी लोग थे, उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई 1870 एक्ट के अंतर्गत कि ये एक्ट गलत है जो कि ब्रिटिश अथॉरिटी ने लगाया था। दे बिगैन फाइटिंग ऑफ ग्रेटर इक्वलिटी, उन्होंने फाइटिंग स्टार्ट करी, उन्होंने लड़ाई प्रारंभ करी ग्रेटर इक्वलिटी के लिए, एंड वांटेड टू, यानी कि समानता के लिए, एंड वांटेड टू चेंज द आइडिया ऑफ लॉ फॉर अ सेट ऑफ रूल्स दैट वेर फोर्स टू अवे, और एंड वांटेड टू चेंज द आइडिया, और उन्होंने जो विचार था, जो 1870 के एक्ट में जो विचार दिए गए थे, ठीक है, उसे चेंज करने के लिए जो है क्या किया, आंदोलन प्रारंभ किया। एंड ग्रेटर इक्वलिटी एंड वांटेड टू चेंज द आइडिया ऑफ लॉ, जो आइडिया ऑफ लॉ थे उसमें, जो लॉ में जो आइडिया दिए गए थे, उन्हें चेंज करने के लिए उन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया। इसको फाइटिंग का मतलब ये नहीं कि वो लड़ रहे थे, ठीक है, एक आंदोलन के रूप में उन्होंने फाइटिंग प्रारंभ की। फ्रॉम अ सेट ऑफ रूल्स, जो उसमें रूल्स का एक सेट था, सेट ऑफ रूल्स का मतलब होता है रूलों का समुच्चय, ठीक है, जहाँ बहुत सारे रूल्स दिए होते हैं। दैट दे वेर फोर्स टू अवे, और वो ऐसे रूल जो लोगों को जो है संघर्ष, वो बलपूर्ण पर या फोर्सली जो है उन्हें मानने पड़ रहे थे, है ना, उनके पास कोई और तरीका नहीं था, उन्हें वो मानने ही पड़ रहे थे या ओवे करने पड़ रहे थे। दे हैव फोर्सली टू लॉ एज इंक्लूडिंग आइडिया ऑफ जस्टिस। बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के अंत में, द इंडियन लीगल प्रोफेशन ऑल्सो बिगेन एमर्जिंग एंड द डिमांडिंग रेस्पेक्ट इन कॉलोनियल कोर्ट्स। इन द 19th सेंचुरी, इन द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के अंत में, द इंडियन लीगल प्रोफेशंस, लीगल मतलब होते हैं जो कानूनी जो प्रोफेशन मतलब होता है आपका पेशा क्या है, ठीक है, जो कानूनी पेशा कर रहे थे, जैसे वकील हैं आपके, ठीक है, जज हैं, उन लोगों ने भी जो है डिमांड जो है स्टार्टिंग कर दी। एंड ऑल्सो इमर्जिंग द डिमांडेड रेस्पेक्ट इन द कॉलोनियल कोर्ट्स, जो ब्रिटिश औपनिवेश के जो कोर्ट्स थे कि उनमें भी उन्हें को क्या मिले, एक तरह से क्या मिले, इज्जत मिले। ठीक है, तो ये आप कर लीजिएगा, आपको मैं बाकी होमवर्क सेंड कर दूंगा। आपको करना क्या है इसमें आपको मैं बता दे रहा हूँ। आपको 1870 जो एक्ट था, 1870 का जो एक्ट है जो मैंने इसमें पढ़ाया है, ये रहा 1870 एक्ट, द सेक्शन एक्ट ऑफ 1870। इसके बारे में आपको इसकी जो इम्पोर्टेंट जो रूल्स हैं वो आपको लिख के दिखाने हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। थैंक यू वेरी मच।